नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूथ प्रकाशन की बुक से यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग आज सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, अगर आपको और भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसको। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस राजवंश का शासन था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गहड़वाल वंश का शासन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा थे उसको हम लोग क्या कहते थे? तो आप बताएंगे स्वर्ण मुद्रा कहते थे दीनार को। क्या? स्वर्ण मुद्रा। और जो आपके चांदी की मुद्रा थे उसे क्या कहते थे? तो चांदी की मुद्रा कहते थे रुपयक। ठीक है, ये किसे कहते थे? जो आपके चांदी की मुद्रा थे। ठीक है, और निष्क थे स्वर्ण आभूषण। आभूषण जो आपके होते थे सोने के, उन्हें हम लोग क्या कहते थे? निष्क। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? संलेखने का मतलब होता है उपवास के द्वारा प्राण को त्याग देना। मतलब व्रत रख लो, कुछ खाओ पियोगे नहीं तो अपने आप मृत्यु हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर है कि उपवास के द्वारा प्राण त्याग देना, इसे हम लोग क्या कहते थे? संलेखना। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका उपयोग किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, अगला प्रश्न आपका इसके बाद है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अब समझिएगा 1833 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। पहला है कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था। बिल्कुल सही है, मतलब व्यापार को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया था। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित किया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने का अधिकार को वापस ले लिया। ये भी सही है। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। ये भी सही है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर क्या किया गया था? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो इस टाइप से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। इसमें आपके चारों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो आप बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो यह था चंपारण आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन स्टार्ट किया था। कब? 1917 में। कब स्टार्ट किया था? 1917 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध था? ये नील की खेती के विरुद्ध था। नील की खेती के विरुद्ध। इसके बाद आगे देखिएगा, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो करजन जो था, इसने 1905 में बंगाल विभाजन
के बारे में प्रस्ताव रखा था, मतलब इसने सबसे पहले घोषणा की थी। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसने 20 जुलाई को 1905 इस दिन इसने क्या किया था, इस दिन तो इसने कहा था, इसने घोषणा की थी। और इसके बाद में अगर बात करें 16 अक्टूबर 1905 इस दिन क्या हुआ था, इस दिन इसने विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो दोनों डेटें आपको पता होनी चाहिए कि घोषणा कब की थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, 16 अक्टूबर 1905 को इसने विभाजन कर दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में क्या किया गया था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। स्वदेशी आंदोलन भी इसके विरोध में स्टार्ट हुआ था। कब से, तो आप बताएंगे 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट किया गया था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न आपका है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बन जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें, वान झील टर्की में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, मतलब सर्वाधिक लवणता वाली झील, तो आप बताएंगे वान झील। वान झील कहाँ पर है, ये तुर्की में है, तो लिखा हुआ यहाँ पर है टर्की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है आपसे कहा गया, तो आप बताएंगे कि देखिए पहला आपका है कि जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती पर गैस है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिएगा शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीवृत्त और ध्रुवों के बीच स्थित, ये भी सही है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी सही है। आपका यहाँ पर करेक्ट क्या है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 13 आपका लिखा हुआ है लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हेलोफाइट्स। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 14 हमारा लिखा हुआ है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके हिसाब से मिलान करते हैं हम लोग कि दिल्ली, तो दिल्ली का मिलान हम लोग किससे करेंगे, अर्ध शुष्क क्षेत्र है दिल्ली का। ठीक है, मुंबई उष्ण आर्द्र, जोधपुर में शुष्क और शिलांग आर्द्र, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मिलान कर देंगे, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आप बताएंगे महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। दूसरा, पहले की बात करेंगे तो फर्स्ट आपका कौन सा, यूपी है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ बताएंगे, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपका है कि एंट्री पॉट व्यापार से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब होता है कि निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, इन्हें कहते हैं हम लोग एंट्री पॉट व्यापार। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सुमेलित करते हैं, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब इसके हिसाब से हम लगाते हैं 3 1 2 4, तो 3 का मतलब तापी तटीपाका, तो इसका संबंध क्या होगा, मतलब ये तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो आप बताएंगे ये है आंध्र प्रदेश। कोयले गुजरात। नागापट्टिनम, तो नागापट्टिनम के लिए आप बताएंगे तमिलनाडु। और नुमालीगढ़ असम, तो इस टाइप से आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप इन्हें याद भी रखिएगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था, राज्य समिति ने। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक दर का आशय है, बैंक दर का मतलब केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका प्रश्न है कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, तो अवमूल्यन कब अधिक कारगर होता है, जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, तब जो है अवमूल्यन क्या होता है, अधिक कारगर होता है।
वहाँ न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। तो वो आपके संख्या कितनी है, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख। अगर 20 लाख से कम है तो सिर्फ आपके 2 ही स्तर रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। ठीक है, इसके संबंध में मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रश्न को आप लोग देखिएगा। ठीक है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन को पढ़िएगा, उसका कारण देखिएगा, फिर आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कथन को पढ़ते हैं। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, कथन आपका ये कह रहा है। इसके बाद आपका जो कारण है वो कह रहा है कि संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इनमें से आप अगर देखेंगे तो ये दोनों आपके करेक्ट हैं, लेकिन व्याख्या की अगर बात करेंगे हम लोग तो आपकी व्याख्या जो है ये आपकी करेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है। देखिए, पहले मूल अधिकार कितने होते थे, 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे 300A अनुच्छेद में रखा गया। इसके बाद हमारे पास मूल अधिकार कितने रह गए, 6। इन्होंने कहा है कि कौन सा मूल अधिकारों में नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विरोध का अधिकार, ये कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितना है, 23 और 24, ये दोनों है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या देखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है, भारत ने लिया है, तो इसका मतलब भारत भी हो जाएगा और अमेरिका, दोनों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता सार्वत्रिक दाता कौन सा है। देखिए, दाता की अगर हम बात करेंगे तो आप बताएंगे ओ जो आपका होता है ये आपका दाता है। ठीक है, और ए भी जो आपका है वो सर्वग्राही है। ये क्या है, ये है सर्वग्राही। और सर्वदाता की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, ओ। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। आगे देखिएगा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा दी गई थी। तो देखिए, डीएनए की द्विकुंडलित रचना ये वाटसन और क्रिक इन्होंने दी थी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया जो आपका बनता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका 3:1 के अनुपात में अगर मिक्स कर लें तो क्या बन जाएगा, एक्वारेजिया बन जाएगा। क्या, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को। और किस अनुपात में आपको लेना है, आपको लेना है 3:1 के अनुपात में। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती को दिष्ट में मतलब एसी को आप चेंज करेंगे किसमें, डीसी में। किसके द्वारा चेंज करेंगे, आप चेंज करेंगे रेक्टिफायर के द्वारा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायर हेलियोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, आप बताएंगे यहाँ पर सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए 36 है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं, आप बताएंगे 7 कांड हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7 कांड। ठीक है, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या है। लोहे के चने चबाकर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है,
बहुत कठिनाई के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका मतलब बहुत कठिनाई झेलते हैं फिर पढ़ाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। राधा घर नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे कह सकते हैं राधा घर पर नहीं है। राम पाठशाला बैठा है, राम पाठशाला में बैठा, ये भी गलत आपका हो गया। आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा, ये भी गलत है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, बिल्कुल सही है। तो आपका शुद्ध वाक्य क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अन्न और अन्य शब्द का शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्न और अन्य, अन्य तो हम कहते हैं कोई दूसरा हो उसे कहते हैं अन्य, और अन्न जो आपका होता है वो कहते हैं अनाज। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनाज और दूसरा। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है? सरस्वती किसे कहते हैं, मतलब सरस्वती का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो यहाँ पर आप समझिएगा, वागीश्वरी भी होता है, शारदा भी होता है, वाणी, वीणा, पाड़ी, ये सभी भारती, ये सभी आपके सरस्वती के समानार्थी हैं। लेकिन सुधी आपका जो है ये नहीं है। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है? तो आप बताएंगे ये पंडित का पर्यायवाची है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 51 नंबर। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन हैं? अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? मधुबनी कला की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? मिथिला। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये मधुबनी कला जो है किस राज्य में है? तो आप बताएंगे बिहार। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो इनमें से आप बताएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी होती है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। जलवाष्प आपकी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन, ये सभी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला आपका है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जी टांसले। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा कहाँ पर बोली जाती है? आप बताएंगे सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम जो है ये नेपाल से सीमा बनाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन बनेगा। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन। क्या बताएंगे आप लोग? चीन। 14 देश हैं जो चीन के साथ सीमा को साझा करते हैं। कितने हैं? 14। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, अनुच्छेद 72 के तहत। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो आप यहाँ बताएंगे कुषाण काल में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुषाण काल में। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसके लिए आप बताएंगे नई दिल्ली में किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड विरोधी टीका कोवोवैक्स मिला? तो आप बताएंगे यहाँ पर थाईलैंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। इसके बाद किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? तो आप बताएंगे असम में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। अगला है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? आप बताएंगे आगरा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। यह झील किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह झील एनसीआर दिल्ली में है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? आप बताएंगे यहाँ पर मेघालय। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय।
अप्रैल 2022 में किस रेलवे स्टेशन ने मिशन 100% विद्युतीकरण का मतलब पूरा किया है? तो 100% विद्युतीकरण के लिए आप बताएंगे यहाँ पर कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे। अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? फास्टर नामक लॉन्च किसने किया? उच्चतम न्यायालय ने। फास्टर और सुपेस, ठीक है। अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है आप बताएंगे? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 69 नंबर आपका क्या है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान जो है स्टार्ट किया गया? ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती नामक स्थान से, ठीक है, श्रावस्ती जिले से स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, स्कूल चलो अभियान। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।